नमस्कार, सक्षम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर 956 के रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते व 5 छात्रों के पास क्या हैं, तोते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास तीन अलग अलग जीव हैं। तो जब हमारे पास तीन अलग अलग जीव होते हैं तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से। तो तीन गोले बनाएंगे हम एक दूसरे को काटते हुए, ठीक है, तीन गोले बनाएंगे हम एक दूसरे को काटते हुए। यहाँ पे बोला गया है कि क्या बोला कि क्या क्या है, एक तो बिल्लियाँ हैं तो इसको हम बिल्ली बोल देते हैं भाई, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरे हैं कुत्ते हैं तो इसके हम कुत्ते बोल देंगे। और लास्ट वाला क्या है, तीसरा है तोते। तो ये तीसरा वाला जो गोला है वो तोते का गोला है, ठीक है। यदि 4 छात्रों के पास बिल्ली व कुत्ते हैं, बिल्ली और कुत्ते यानी कि दोनों के दोनों, यानी कि इस वाले के अंदर कितना आएंगे, 4 आएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में 4 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, दोनों के। तथा एक छात्र के पास कुत्ता व तोता है, कुत्ता व तोता एक के पास है तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने अभी फिलहाल एक लिख दिया है। वह तथा 3 के पास तोते व बिल्लियाँ दोनों हैं। 3 के पास जो है तोते और बिल्लियाँ कितने के पास है, 3 के पास। तो यहाँ पर हमने जो है 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे बोला गया है कि तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों। अगर हम इस वेन डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है, ये वो पोर्शन है जहाँ पर जिन लोगों के पास बिल्ली भी है, कुत्ते भी है और तोते भी, क्योंकि ये तीनों गोलों के अंदर आता है। तो यहाँ पर कितने लोग, यहाँ पे कितने चीज़ हैं, तो इसने बोला है कि जिसके पास ये तीनों हो वो कितने हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों है। यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 0 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर जब इसने 4 बोला था ना, तो 4 कौन लोग हैं, जिसके पास बिल्लियाँ भी हैं और कुत्ते भी हैं। इसका मतलब इस वाले सेक्शन में कितना आएगा, 4 आएगा। या इस वाले सेक्शन में कितना आएगा, 1 आएगा। इस वाले सेक्शन में कितना आएगा, ये जो 3 है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है 14 छात्रों के पास बिल्लियाँ हैं। तो बिल्लियाँ कितने लोगों के पास हैं, 14 लोगों के पास हैं, ठीक है। 10 छात्रों के पास क्या है, कुत्ते हैं। तो कुत्तों ये जो है 10 हैं। 5 छात्रों के पास तोते हैं, तोते कितने के पास है, 5 हैं। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्ली जो है 14 लोगों के पास बिल्ली है तो इसका मतलब ये जो बिल्ली वाला सर्कल है इसके अंदर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। उसमें से 4 ये है, 3 ये, 4 और 3 7, 7 में 0 ऐड करेंगे 7 ही होगा। तो बाकी बचे, क्योंकि ये टोटल 14 है तो जब 7 इसके अंदर आ गए तो बाकी बचे हुए 7 यहाँ पे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुत्ते वाले कितने हैं, 10 हैं। इस पूरे सर्किल के अंदर 10 आने चाहिए और 10 में 4 और 1 5, तो ये हो गए। बाकी कितने बचे, 5, तो 5 बाकी यहाँ पे आ गए। इसी तरीके से तोते टोटल कितने हैं, 5 तोते होने चाहिए। और तोते के जो अगर हम सर्कल देखेंगे, तोते का सर्कल में ये 3 और 1 4 ये हो गए, टोटल होने चाहिए 5, तो बाकी बचा कितना, 1, तो 1 यहाँ पे होगा। तो हमें क्या निकालना है, तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो जिनके पास कुछ ना कुछ है उनकी संख्या कितनी है, इन सब को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 और 1 21। यानी कि जो ये सर्किल के अंदर है उन टोटल की संख्या कितनी है, 21 है। यानी कि 21 ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। और हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 26। अब 26 में से 21 के पास कुछ ना कुछ है तो बाकी बचे कितने हैं, यानी कि 26 में से हम 21 को माइनस करेंगे। 26 में से 21 माइनस करने पे हमें मिलता है 5, यानी कि 5 छात्रों के पास कुछ भी नहीं है, ना तो बिल्ली है, ना तो कुत्ते हैं, ना तो तोते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि दी गई आकृति में त्रियक रेखाओं और त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है। तो पहला यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रियक रेखा। देखो त्रियक रेखा क्या होती है, त्रियक रेखा मतलब तिरछी रेखा। अगर कोई रेखा इस प्रकार से सीधी है तो इसको त्रियक रेखा नहीं बोलेंगे, या कोई इस प्रकार से सीधी खड़ी है इस रेखा को भी हम त्रियक रेखा नहीं बोलेंगे। त्रियक रेखा उसको बोलेंगे जो इस प्रकार से टेढ़ी है, इस प्रकार से कोई रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, त्रियक रेखाएं बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो त्रियक रेखा ये त्रियक रेखा है, ठीक है, दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। तो देखो ये त्रियक रेखा है, ये एक त्रियक रेखा है, ये त्रियक रेखा है और ये त्रियक रेखा है। तो त्रियक रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 2 3 और 4 जो है यहाँ पर त्रियक रेखा देखने को मिलेगी।
यहाँ पे 5 है, ये हमारा आंसर, ये दोनों नहीं होंगे। ये सी है, सी और डी में से हमारा एक आंसर होगा। तो देखो सी में क्या है, 36 त्रिभुज है और यहाँ 34 त्रिभुज है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, त्रिभुजों की संख्या हमें काउंट करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर कभी हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे देखो, अगर कोई हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज की हमें माध्यिकाएं, माध्यिका मतलब मीडियन, यानी कि मीडियन का मतलब होता है इस कोने से इस लाइन पे, इस कोने से इस लाइन पे और इस कोने से इस लाइन पे अगर हम इस प्रकार से मार्क करते हैं और ये इनको मीडियन बोला जाता है, ठीक है, इनको माध्यिका बोला जाता है। और जब हम यहाँ पर त्रिभुज काउंट करते हैं तो ये डायरेक्टली इसका जो है 16 इसमें आपको त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज है और त्रिभुज का एक माध्य ये है, माध्यिका ये है, एक माध्यिका ये है और ये 3 माध्यिकाएं इस पे बनी हुई है। तो यानी कि इसके अंदर जो है जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 16। तो मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर 16 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये माध्यिका नहीं है, माध्यिका के अलावा यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से खींची गई है, एक रेखा यहाँ पे खींची गई है और एक रेखा यहाँ पे खींची गई है, यानी कि इन रेखाओं के जुड़ने की वजह से कुछ और ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमें वो ट्रायंगल और काउंट करने पड़ेंगे। तो 16 तो ये हो गए। अब देखते हैं इसको कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, अब हमें सिर्फ वो काउंट करने हैं जिन त्रिभुजों में इस मैंने रेड उससे कराया है जिसमें इन एक्स्ट्रा लाइन का प्रभाव पड़ रहा है। अब किस पे पड़ रहा है प्रभाव? तो देखो इस पे पड़ रहा है, इसको मैं 1 2 करके लिख देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसको मैंने 9 कर दिया, इसको मैंने 10 कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ए और बी कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। तो हमें सिर्फ वो काउंट करने हैं जिस पे रेड लाइन का प्रभाव पड़ रहा हो। तो देखते हैं किस पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 पे क्या है, ये रेड लाइन का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो 10 तो ये हो गए, 10 ये 10 हो गए। 10 के अलावा और कौन कौन से हैं? ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इन 10 के अलावा और कौन हो गए? अब देखो इन दो, ये जो 1 और 2 से मिलके जो ट्रायंगल बन रहा है इस पे भी रेड लाइन का प्रभाव पड़ रहा है। तो यानी कि 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। 1 2 के बाद ये 3 4 हो गया। देखो 3 4 पे भी प्रभाव पड़ रहा है। 3 4 हो गया। 3 4 के अलावा 5 6 नहीं है, ये 5 9 हो गया, ये 5 9 हो गया। 5 9 के अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे 8 9, ये 8 9 हो गया। 8 9 के बाद यहाँ पर और कौन सा है? 3 4 हो गया ना। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 4 और 6, जो 3 4 और 6 वाला ट्रायंगल बन रहा है इस पे भी रेड लाइन है। 3 4 और 6, ठीक है, 3 4 और 6, 3 4 6 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 4 6 बन रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा 3 4 और 7, 3 4 और 7 बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 6 3 4, यानी कि 3 4 5 6 इसको लिख सकते हैं। 3 4 5 6 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से अगर हम देखेंगे 3 4 7 8, 3 4 7 8 यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो 9A B और 7, 9A B और 7 से भी बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ये हो गए। ठीक है, 8 ये हो गए। और उसके बाद कौन बन रहा है यहाँ पे? 9A B और 7। जब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखेंगे ना, तो क्योंकि यहाँ पे भी रेड लाइन है, तो 9A B और 7, इसको हम 9A B और 7 बोल सकते हैं इसको। एक ट्रायंगल यहाँ पे होगा और एक ट्रायंगल इस लाइन पे जब हम यहाँ पर देखते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे भी इस रेड लाइन का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 6A B 10, 6A B 10। तो ठीक है, ये कितने हो गए? 2 और हो गए, तो 2 और, तो टोटल कितने हुए? 16 10 26, 26 और 8, 26 और 8 34 और 2 36। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 36 ट्रायंगल हो गए। तो यानी कि 36 ट्रायंगल यहाँ पे, 34 ट्रायंगल है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 36 ट्रायंगल यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ABCDEFG
और एच, ये कितने लोग हैं? 8 लोग हैं ना। 8 लोग क्या कर रहे हैं? एक ब्रीथ में बैठे हुए हैं। तो 8 लोग एक ब्रीथ में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से एक ब्रीथ है और 8 लोग बैठे हुए हैं ना, तो 8 लोगों को बिठा देते हैं। चलो भाई, ये 8, 4 और 4, 8 लोग बैठ गए ब्रीथ में। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जो है एफ के अब हम कहीं पे भी एक बी लगा देते हैं। बी को मैंने रख दिया यहाँ पे। बी क्या कर रहा है? एफ के दाएं ओर तीसरे स्थान पे। बी को यहाँ पे कर देते हैं। चलो, बी कहाँ पे है? एफ के दाएं ओर, एफ के दाएं ओर तीसरे स्थान पर। तो एफ के दाएं ओर तीसरे स्थान पर, तो एफ यहाँ पे होगा, तभी तो एफ के दाएं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? बी है। ठीक है, फिर बोला गया है कि और एच के बाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन? बी की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है ना, एच के बाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? बी जो है एच के बाएं ओर, एच के बाएं ओर यानी कि एच यहाँ पे होगा, एच के बाएं ओर तीसरे स्थान पर, एच के बाएं ओर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन है? बी है, पर बैठा है। सी ए के बाएं ओर चौथे स्थान पे, सी ए के बाएं ओर चौथे स्थान पे। चलो, इस पॉइंट को हम लास्ट बाद में देखेंगे। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? बाद में देखेंगे। ए जो है एफ और बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए कहाँ पे नहीं है? एफ और बी के नज़दीक नहीं है, यानी कि यहाँ पे नहीं बैठ सकता ए। ए कहाँ पे बैठेगा? ए तो या तो यहाँ पे बैठेगा ए, या फिर यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, या तो यहाँ पे बैठेगा या फिर ए यहाँ पे बैठेगा। अभी मैंने इसको यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया ताकि आपको पता रहे कि इसकी ए या तो यहाँ पे बैठेगा या फिर यहाँ पे बैठेगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि सॉरी, यहाँ पे बोला गया कि ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ और बी के नज़दीक नहीं बैठेगा। अगर एफ और बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। ए यहाँ पे नहीं बैठ सकता। ए कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, और यहाँ पे ए सिर्फ यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, और वापस आएंगे हम इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बोला कि सी ए के बाएं ओर चौथे स्थान पे, ए के बाएं ओर चौथे स्थान पर अगर हम ए से बाएं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पे कौन बैठेगा? सी बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सी को बिठा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि ये पॉइंट हमने कर लिया। ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई कहाँ पे नहीं है? बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी के निकटतम पड़ोसी यानी कि ई यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो ई कहाँ पे आएगा? ई आएगा यहाँ पे। ठीक है, जी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी कहाँ पे? डी के दाएं ओर। ठीक है, डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर। तो डी के दाएं ओर, तो डी यहाँ पे होगा, तभी तो इसके दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? जी है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पे जी हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि एच के एकदम दाएं ओर कौन बैठा है। तो एच के एकदम दाएं ओर, एच के एकदम दाएं ओर कौन बैठा है? ई बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एच के एकदम दाएं ओर कौन बैठा है? ई बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक परिवार में क्या है? एक दादी है, पिता है, माँ है तथा उनके 4 लड़के हैं तथा उनकी संबंधित पत्नियां रहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी है तथा 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करें कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं, तो महिला कितनी है हमें वो देखना है। ठीक है, तो अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। एक परिवार में एक दादी है। ठीक है, ये दादी है। ठीक है, अब पिता है, पिता मतलब दादी का बेटा होगा कोई, पिता है, और जब उसकी वाइफ होगी यानी कि माता, ये माता हो गई। ठीक है, देखो जब डबल डैश होगा ना, डबल डैश का मतलब हो जाता है पति पत्नी। अगर कोई प्लस होगा, प्लस का मतलब मेल, और कहीं पे माइनस लिखा होगा, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है फीमेल। ठीक है, तो बोला गया है कि दादी है, पिता और माँ है तथा उनके 4 लड़के। अब इनके क्या है? 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के हैं तो 4 प्लस हो जाएंगे, तथा उनकी संबंधित पत्नी। अब 4 लड़के हैं तो उनकी पत्नियां होंगी, तो 4 पत्नियां होंगी उनकी। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी है। तो प्रत्येक पुत्र की एक बेटी है, यानी 4 बेटे हैं तो 4 बेटों की कितनी बेटी है? एक बेटी है ना, सबकी एक बेटी है, तो 4 बेटी होगी, 4 बेटी होगी तथा 2 बेटे भी। अब क्योंकि बेटों का तो हमें जो मेल है, मेल का तो काउंट नहीं करना, सिर्फ फीमेल का काउंट करना है, तो उनको हटाओ। ठीक है, और बस यही हो गया ना, ख़त्म। अब हम काउंट करेंगे कि कितनी महिलाएं हैं। तो एक तो दादी हो गई, एक हो गई दादी। ठीक है, एक हो गई ये माता, एक हो गई माता। ठीक है, और 4 हो गई पत्नियाँ। ठीक है, 4 पत्नियाँ हो गई और 4 उनकी बेटियाँ होगी, 4 बेटियाँ। तो टोटल कितना हुआ? 4 4 8 और 1 9 और 1 10। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी के घंटे को जो है 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, तो इसी दर पर
घंटे को जो है 10 बार बजने में कितना समय लगता है? सिंपल सा, 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, तो 10 बार बजने में कितने सेकंड का समय लगेगा? तो 10 का गुणा करेंगे और 6 का डिवाइड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, तो 5 और 3 को गुणा करेंगे, 5 तिया 15 सेकंड, 15 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसने कि हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी करता, तो उगते सूरज की ओर सवारी करता है। देखो सूरज कहाँ से उगता है? आप बोलेंगे कि पूरब से उगता है, तो यानी कि ये उगते सूरज की ओर जा रहा है ना, यानी पूरब दिशा में चल रहा होगा। ठीक है, तो पूरब दिशा में चलो, इसको ये अल्बर्ट गया पूरब दिशा में। ठीक है, वह 2 किलोमीटर की सवारी करता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो 2 किलोमीटर थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। पूरब को गया कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर गया, उसके बाद बाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चला, बाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर, अगर ये 2 है तो 4 लगभग इतना होगा, 4 किलोमीटर चला गया, चलता रहता है। उसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, तो यहाँ से दाएं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर, 3 लगभग इतना होगा, तो ये 3 किलोमीटर चला गया, तक चलता रहा। अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और 8 किलोमीटर, तो यहाँ से बाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर, अब ये बहुत ऊपर चला जाएगा, मैं 8 को यहाँ पे 8 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो 8, ये 8 हो गया। ठीक है, मान लो ये 8 है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो फिर डिस्टर्बेंस होगा इसमें। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर मान लो। ठीक है, 8 किलोमीटर के लिए 8 किलोमीटर के लिए सवार होने के बाद कार्यालय तक पहुंच जाता है। अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितनी दूर है? तो यानी कि यहाँ से सीधे यहाँ जाएगा डायरेक्टली, तो कितना दूर होगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो ये देखो, ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 3 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 5 हो जाएगा। इसको 5 मैं लिख देता हूँ, ये 5 हो गया। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो कितना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 8 था, अभी हमने कुछ देर पहले देखा, ये 8 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये 4 है, तो 8 और 4 12, यानी कि ऊपर से नीचे तक कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी भाषा में ये समझो, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया? ये 5 हो गया। ठीक है, अगर 12 है, यहाँ पे 5 है, तो ये कितना होता है? तो देखो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस। तो ठीक है, तो पाइथागोरस का नियम ये कहता है, देखो वैसे तो आप इस चीज़ को ये बार बार यूज़ होता है। ठीक है, जब 12 और एक साइड 12 हो, दूसरी साइड 5 हो, तो जो त्रियक रेखा होती है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो है 13 होता है, इसको याद रख लो आप, क्योंकि बार बार उपयोग में आएगा। लेकिन फिर भी 13 कैसे आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो 5 है इसका स्क्वायर करते हैं, ये 12 है इसका स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर और इनके स्क्वायर को हमने क्या करना है? जोड़ना है। तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 169। अब बताओ 169 कितने का स्क्वायर है, कितने का वर्ग है? 169, तो आप कहेंगे 13 का वर्ग है। तो इसका मतलब ये जो रेखा है वो 13 है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 13 जो है डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला पद क्या होगा, तो हमें बताना है कि अगला जो है पद क्या होगा। तो देखो ये जो है सीरीज अगर आप देखेंगे तो सीरीज किस प्रकार से चेंज हो रही है। ठीक है, आपने क्या करना है इसमें, जैसे 4096 है, इसका गुणा करना है 3/4 के साथ। ठीक है, 3/4 के साथ, 3/4 के साथ करेंगे तो 4 से काटेंगे ना इसको, 1 0 4 दूना 8, 1 16 4 चौको 16, यानी कि 1024, और उसका गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 का 2 1, 3 दूना 6 और 1 7, और ये 0 3 एकम 3, 3072 आया। फिर इसको 3/4 से गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर इसको 3/4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर 3/4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और अंत में हमने क्या करना है, ये देखो आप ये कैलकुलेशन आप खुद करना। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा करना है, आप खुद करेंगे 3/4 से गुणा, लास्ट में इसको 3/4 से करना। 1296 को हमने क्या करना है, फाइनली 3/4 से गुणा करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं, 4 का भाग दो, 4 3 12, 4 दूना 8, 1 16 4 चौको 16, 324 को 3 से गुणा करना है, 3 चौको 12 का 2 1, 3 दूना 6 और 1 7, और 3 3 9, तो 972 कहाँ भाई? 972 ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि महीने का चौथा
चौथा शनिवार क्या है? 22 तारीख, 22वां दिन है। तो यानी कि 22, ठीक है, यानी कि 22 तारीख को क्या है? 22 तारीख को सैटरडे। तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? 13वां दिन, ठीक है। अब यानी कि हमें पीछे आना है, 13वां दिन, ठीक है। अब 22 में से 9 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 22 में से 9 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले 22 में से 7 माइनस करो। देखो 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो अगर 22 तारीख को सैटरडे है तो 15 तारीख को भी क्या होगा? सैटरडे होगा, ठीक है। 22 तारीख को अगर शनिवार है तो 22 में मैंने क्या किया? 7 माइनस किया। 22 में 7 माइनस करके 15 मिला में, तो इसका मतलब 15 तारीख को भी क्या होगा? सैटरडे होगा। अब 15 तारीख को सैटरडे है तो 14 तारीख को क्या होगा? फ्राइडे होगा। और 13 को क्या होगा? थर्सडे होगा। थर्सडे यानी गुरुवार। तो गुरुवार जो है बृहस्पतिवार, ठीक है। तो बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि मनीषा की माँ तुहिना क्या है? अमित के पिता की बहन है। तो यहाँ पे ये तुहिना है, माँ मनीषा की माँ, तो यहाँ पे मनीषा होगी। मनीषा के लिए माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि एक फीमेल है। इसकी माँ ये भी फीमेल होगी, तुहिना, ठीक है। ये क्या है? अमित के पिता की बहन है। ये किसकी बहन है? ये बहन है किसके? अमित के पिता की। ये कोई पिता होगा, ठीक है, इसकी बहन है। जब बहन होता है ना तो वहाँ पे मैं सिंगल डैश का प्रयोग करता हूँ। अगर पति पत्नी होते तो वहाँ पे डबल डैश का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। जब भाई बहन हो या भाई भाई हो तो वहाँ पे मैं सिंगल डैश का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये कौन है? पिता की बहन है। किसके? अमित के पिता की बहन है। तो ये अमित का पिता है, यानी कि अमित यहाँ पे होगा, अमित यहाँ पे होगा, अमित के पिता की बहन है, ठीक है। चलिए, फिर बोला कि ममता अमित की बहन पायल की पुत्री है। अमित की बहन, अमित की कोई बहन है और अमित की बहन कौन है? अमित की बहन पायल, ये पायल है। इसकी पुत्री कौन है? इसकी पुत्री कौन है? ममता जो है, इसकी पुत्री पायल की पुत्री कौन है? ममता कर दिया क्योंकि ममता फीमेल है ना। एम नाम से यहाँ पे भी है, ये मनीषा है, इसको भी मैं मनीषा लिख देता हूँ, मनीषा, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये भी एम नाम से, ये भी ममता भी एम नाम से, ठीक है। मनीषा कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, क्या बोला है कि ममता जो है अमित की बहन पायल की पुत्री है। ममता जो है अमित की बहन पायल की पुत्री है ममता। तो पूछा गया है कि मनीषा जो है ममता से किस प्रकार संबंधित है? तो मनीषा जो है ममता से किस प्रकार से संबंधित है? तो ममता देखो, ममता की माता ये, ठीक है। तो ममता की माता का पिता यानी कि ममता का नाना ये हुआ, ठीक है। नाना की बहन की बेटी, तो नाना की बहन की बेटी क्या हो जाएगी? इसकी बुआ हो जाएगी, ठीक है, बुआ, ठीक है। बुआ यहाँ पे दादी नहीं होगी, बहन नहीं होगी, चचेरी बहन भी नहीं होगी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि ये जो ममता है वो इससे एक जनरेशन नीचे है, एक जनरेशन नीचे है तो दादी तो नहीं हो सकता है, बहन भी नहीं हो सकता है, चचेरी बहन भी नहीं हो सकता है। जो बहन और चचेरी बहन है वो एक ही लेवल पे आएंगे ना, एक ही जनरेशन में आएंगे, जबकि ममता क्या है? एक जनरेशन डाउन है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। आज का अंतिम सवाल है कि यहाँ पे कौन सा? जल प्रतिबिंब की बात की गई। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने कि जब दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाएगी तब आपने 1160 में से माइनस करना है, ठीक है। अगर कोई टाइम दिया हुआ है उसका हमें जल प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तब हम 1160 से माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमें जल प्रतिबिंब की बात की गई है, जल प्रतिबिंब की बात की जाती है, तो तब हमने क्या करना है? 630 से माइनस करना है या फिर 1730 से माइनस करना है, ठीक है। 1830 से, क्षमा चाहेंगे, 1830 से माइनस, या तो 36 से माइनस करना है या फिर 1830 से माइनस करना है, यानी कि जो भी इनमें से जिससे भी माइनस हो पाए, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे पूछा गया है कि जल प्रतिबिंब सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो दूसरी चीज़ ये है कि एक बात तो ये हो गई कि अगर हमें किसी टाइम का जल प्रतिबिंब निकालना है तो हमें 36 में से या 1830 में से माइनस करना है, ठीक है। पहली बात तो ये है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हमें समय भी दिया हुआ है और उसका जल प्रतिबिंब भी दिया हुआ है, तो यानी कि इन दोनों का योग या तो 630 होना चाहिए या फिर 1830 होना चाहिए ना,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए या फिर 18-30 होना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, देखो भाई इनको जोड़ेंगे तो देखो ये 8 और 10 18 और 15 15 कितना हुआ 30, 10 और 8 18 हो गया, और ये 15 और 15 कितना हुआ 30 हुआ, तो यानी कि ये 18-30 हो रहा है। 9 और 9 कितना हुआ 18, और 20 और 10 कितना हुआ 30, तो ये भी 18-30 हो रहा है, ये भी है। इसको काउंट करेंगे 10 और 10 20, हमें 20 नहीं चाहिए भाई, हमें तो सिर्फ 18 चाहिए ना, तो ऑलरेडी 20 हो गया। तो इसका मतलब ये कभी जल प्रतिबिंब हो सकता है क्या? ये जल प्रतिबिंब किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। तो ये थे आज के रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।